हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन स्टडी जनरल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेक्शन 2 आईपीसी 1860 के बारे में पढ़ेंगे और ये सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के रेस्पेक्ट में। इस सेक्शंस की अहमियत हमें इस तरीके से समझनी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफेंस कहाँ हुआ है, किस सिटीज़न ने करा है, वेदर इट्स ए इंडियन नेशनलिटी, वेदर इट्स अ फॉरेन सिटीजन्स, और वो ऑफेंस की ज्यूरिडिक्शन क्या है। तो ऐसे मामलों के रिस्पेक्ट में ये सेक्शन 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ज्यूरिडिक्शन की बात करें, ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में बात करें। तो सेक्शन 2 हमें बहुत ध्यान करके समझना है क्योंकि पेपर में बहुत सारे सवाल जो होते हैं सेक्शन 2 से डायरेक्टली आते हैं। तो ये सेक्शंस क्या कहते हैं सेक्शन 2, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से इस सेक्शंस को समझना है और इस सेक्शंस में क्या कहा गया है इसको समझना है। सेक्शन 2 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी कि जो ऑफेंस कमिट हुए हैं कहाँ पर, विद इन इंडिया है वर्ड जो यूज़ हुआ है। आप देखोगे क्या वर्ड यूज़ हुआ है, विद इन इंडिया। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसे ऑफेंस जो इंडिया में कमिट हुए हैं और उन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट जो होगी उस केसेस में किस तरीके से डील करा जाएगा, वहाँ पे सेक्शन 2 का रोल प्ले होता है। पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जो सेक्शन 2 है, क्या ये इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करता है, क्या ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करता है। अब इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसे ऑफेंस जो कि भारत की धरती पे कमिट हुए हैं, यानी कि ऐसे ऑफेंस दैट इज कमिटेड विद इन इंडिया, जो कि इंडिया की टेरिटरी में कमिट हुए हैं। अब इंडिया की टेरिटरी का मतलब है, आपको आर्टिकल 1 पढ़ना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे कहा गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या आ जाता है, यूनियन टेरिटरी आती है, स्टेट्स आती है, और कोई भी ऐसी टेरिटरी विच में भी एक्वायर्ड बाय द इंडियन, जो इंडिया भविष्य में एक्वायर कर सकता है। तो तीनों केसेस में वो इंडिया की टेरिटरी होती है। तो आर्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में याद रखना है, यहाँ पे हम टेरिटरी की जो बात हो रही है वो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ओके दोस्तों, इस सेक्शंस को इलेबोरेट करके आगे पढ़ते हैं। ये कहता है एवरी पर्सन shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof which he shall be guilty within India। इसका मतलब कहता है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है दोस्तों एवरी पर्सन। तो आपको पहले समझना है कि एवरी पर्सन का मतलब क्या है। यहाँ पे इंडियन सिटीजन वर्ड यूज नहीं हुआ, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एवरी पर्सन। इसका मतलब भारत की जमीन होनी चाहिए। ऑफेंस कहाँ पर होना चाहिए, भारत की जमीन पे होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति, पर्सन का मतलब यहाँ पे वेदर इट्स ए इंडियन सिटीजन, ठीक है, भारत का नागरिक हो, या अमेरिका का नागरिक भारत में उसने ऑफेंस करा हो, या कोई फॉरेन सिटीजन्स हो, या फॉरेन नेशनलिटी वाला बंदा हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, कहीं का भी हो, अगर ऐसा व्यक्ति भारत की ज़मीन पे ऑफेंस करता है, ठीक है, तो उसको इस आईपीसी का जो प्रोविज़न है उसके रिस्पेक्ट में उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में कहूँ तो ये सेक्शन सिंपल सी बात ये कहता है कि कोई भी एक्ट जो अपने आप में ऑफेंस है, इस प्रोविज़न यानी कि आईपीसी में जिस एक्ट को ऑफेंस कहा गया है, या फिर कोई भी ऐसा ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज कॉन्ट्रारी और अगेंस्ट द लॉ। मान लो एक सरकारी आदमी को सरकारी काम करना है, उसको एक फाइल है जो कि एक अलग डिपार्टमेंट में भेजनी है। अब वो सरकारी आदमी को कोई धमकाता है या उसको ज़बरदस्ती इस तरीके से एक्ट करने को कहता है कि वो फाइल वहाँ नहीं भेजता, जो उसकी ड्यूटी थी उसको भेजना है, यानी ओमिट कर दिया उसने, तो इट इज़ अगेन ए ऑफेंस। तो एक्ट और ओमिशन दोनों की बात करता है, दोनों तरीके की चीज़ जो कॉन्ट्रारी होती है, अगेंस्ट लॉ होती है, वो ऑफेंस होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो ऑफेंस कर रहा है वो कहाँ होना चाहिए, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की ज़मीन पे होना चाहिए, भारत की टेरिटरी में होना चाहिए जहाँ पे ज्यूरिडिक्शन हो सके कोर्ट का। और पर्सन यानी कि वेदर इट्स ए इंडियन सिटीजन या वो नॉन सिटीजन है, भारत का नागरिक हो तो भी, भारत का नागरिक नहीं है, मान लो अमेरिका का नागरिक है बट भारत में ऑफेंस कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी। तो एवरी पर्सन का मतलब एवरीवन, ठीक है, इट्स इंडियन सिटीजन या अगर इंडियन सिटीजन नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि वो ऑफेंस कहाँ पे हुआ है, भारत की ज़मीन पर हुआ है, वो चाहे इंडियन सिटीजन ने करा हो, चाहे वो इंडियन सिटीजन ने ऑफेंस ना करा हो,
ठीक है। बट वो ऑफेंस अगर एक इंडियन सिटीजन नहीं है और भारत में ऑफेंस कर रहा है तो सेक्शन 2 यहाँ पे आ जाएगा और इंडियन टेरिटरी यहाँ पे बाउंड हो जाएगी उस पर्सन को ट्राई करने के लिए। तो और ऐसा पर्सन को भारत के कानून के द्वारा सजा दी जाएगी। तो इससे दो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी समझनी है कि सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात कर रहा है। पहली बात, ये उन ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है जो भारत की ज़मीन पे होनी चाहिए। तीसरी बात, यह हर पर्सन को इंक्लूड करता है, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का हो, यानी कि वो भारत का नागरिक हो या किसी अन्य देश का नागरिक हो, बट ऐसे व्यक्ति ने ऑफेंस भारत में करा हो तो उसको सेक्शन 2 के तहत ट्राई करा जाएगा। बट सेक्शन 2 के अपने भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब क्या एक्सेप्शंस है ये आप समझिए। मान लीजिए कि जैसे कि हम अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है ना, गवर्नर हो गए, तो इनके केसेस में एक्सेप्शंस है, वहाँ पे सेक्शन 2 जो है वो डायरेक्टली एक्ट में नहीं आएगा क्योंकि दे आर इम्यून, वो इम्यून है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं, वो इसमें प्रोटेक्टेड है। जहाँ इंटरनेशनल लॉ आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा अगर एक एलियन एनिमी है, यानी कि एक दुश्मन देश का व्यक्ति है, उस केस में प्रोटेक्टेड है। बस एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे भारत सरकार की कंसेंट होनी चाहिए। अगर कोई एक एलियन एनिमी है जो एक्ट कर रहा है भारत में, ठीक है, जो किसी भी देश का हो, तो उस केस में भारत सरकार को अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी, हम तभी उसको ट्राई कर सकते हैं भारत का कोर्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, मैं आपको वर्ड यूज़ कर देता हूँ कि अगर कोई एक्ट ऑफ वॉर है, यानी कि अगर कोई ऐसा सोल्जर जो भारत के साथ युद्ध में, भारत देश उसके साथ युद्ध में उलझा हुआ और ऐसा व्यक्ति भारत की टेरिटरी में आ जाता है एक्ट ऑफ वॉर में, तो एक्ट ऑफ वॉर में जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स है, उस केस में क्रिमिनल कोर्ट्स की जो ज्यूरिडिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर जो होता है उस केस में मिलिट्री लॉ एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं फंसाने के लिए, तो ये एक आपको क्लियर इस चीज़ पे थोड़ा आपको समझना है। अगर वही व्यक्ति जो एक्ट ऑफ वॉर में था, अगर वो चोरी करता है, मर्डर कर देता है किसी का, ठीक है ना, डकैती कर लेता है, ठीक है, तो इस केस में सेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 2 इन केस ऑफ अगर वो एक जैसे मैंने आपको बताया कि सोल्जर है वो किसी दूसरे देश का, वो एक्ट ऑफ वॉर में इन्वॉल्व होता है, उस केस में मिलिट्री लॉ एप्लीकेबल होगा। बट अगर वही सोल्जर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, थेफ्ट कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उस केस में सेक्शन 2 हमारा एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दीज आर द सर्टन एक्सेप्शंस जो पेपर में आते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन 2 दोस्तों। तो बहुत, क्योंकि इससे ना कभी कभी बड़े सरप्राइजिंगली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लोग, इसको डायरेक्ट में रीड कर लेते हैं, बट इसको किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक तो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के रेस्पेक्ट में पूछा था, क्योंकि सेक्शन 2 स्पेसिफिकली बात करते हैं इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में, आप याद रखना इस चीज़ को। एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए, इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है। और एवरी पर्सन, यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि सेक्शन 2 में कौन एप्लीकेबल है। ऑप्शन ए दे देगा इंडियन सिटीजन, ऑप्शन बी दे देगा फॉरेनर्स, ठीक है, और ऑप्शन सी दे देगा बोथ। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बोथ करना, क्योंकि एवरी पर्सन में सबको काउंट करके ये चलता है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऑफेंस जो कमिट होना चाहिए वो विद इन इंडिया होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन फ्री कॉन्टैक्ट टू मी, और आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।